कि वेलकम बैक बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, है ना। और आज की जो क्लास है पिछली क्लास को कवर करती है, कंटिन्यू करती है। तो कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ठीक है। यानी कि भूमि का हम संरक्षण किस प्रकार से, किन किन विधियों से या कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनसे हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि किन किन तरीक़ों से भूमि जो है हमारी खराब होती है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो हमारे भारत की है वो खराब भूमि में है, खराब भूमि में शामिल है। यानी कि वो किसी न किसी तरीके से खेती का जो उसमें कार्य है या जिस तरीके से उसमें खेती की जा सकती हो वो खेती के रेशियो से कहीं ना कहीं डाउन है, ठीक है। तो 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि काफ़ी बड़ी भूमि होती है, तो वो भूमि खराब पड़ी हुई है, ठीक है। जिसमें अलग अलग तरीके से, या अगर उसके हम जैसे फैक्टर करें, जैसे हमने यहाँ पर 4 फैक्टर किए हैं, तो इन्हीं चारों फैक्टर्स पे अगर हम लोग बात करें तो जिसमें औद्योगिकीकरण और खनन के मामले में लगभग 70% जो ज़मीन है उससे भी ज़्यादा 80% हम मान के चलते हैं, 80% ज़मीन जो है इन दो की वजह से ख़राब हुई है, और 20% ज़मीन या 15% ज़मीन इन दोनों की वजह से ख़राब हुई है, यानी कि पशुचारण और जलाक्रांता की वजह से। बाकी खनन और औद्योगिकीकरण से 80% ज़मीन जो है वो ख़राब हुई है, ठीक है। तो खैर चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं, चीज़ें समझते हैं कि भूमि निम्नीकरण, ठीक है। एक शब्द आपको नया मिला यहाँ पर, आपको शायद इसका मतलब ना पता हो या हो सकता सुना ही आपने पहली बार हो कि निम्नीकरण क्या होता है। ये तो समझ में आ रहा होगा, संरक्षण उपाय, यानी कि संरक्षण के क्या उपाय हैं। संरक्षण मतलब बचाना, रख रखाव उसका सही तरीके से करना। तो भूमि निम्नीकरण, भूमि समझ में आ गया, ज़मीन। निम्नीकरण का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ज़मीन कृषि के अयोग्य होने लगे या कृषि के योग्य ना रहे, वो प्रक्रिया या ऐसी ज़मीन को हम निम्नीकरण की श्रेणी में या निम्नीकरण बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसमें भूमि कृषि के अयोग्य होती जाती है या हो रही है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निम्नीकरण, ठीक है। निम्नी मतलब छोटा करना। तो देखिए सीधी सी बात है, इसको अगर वैसे भी समझेंगे तो छोटी होती जा रही है भूमि। छोटी कैसे होगी भाई? भूमि कम तो होगी नहीं। लेकिन कृषि के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले मान लो अगर 100% पे कृषि हो रही है तो कुछ समस्याएं खड़ी हुई जिनकी वजह से भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि छोटी होती जा रही है। किसके लिए? कृषि करने के लिए। क्लियर है बात? तो टॉपिक आपको जो लाइन मुख्य हेडिंग है वो समझ में आ गई होगी कि हम किन चीज़ों पे आज विचार करेंगे। तो भूमि निम्नीकरण के बारे में यहाँ जानकारी प्रोवाइड की है, और उनका जो संरक्षण उपाय, जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखे हैं ताकि समय बर्बाद ना हो और आप लोग प्रॉपर इसके नोट्स बना पाएँ। क्योंकि देखिए अगर कंटिन्यू मैं बोलता ही रहूँगा, कुछ लिखूँगा नहीं या कुछ लिखवाऊँगा नहीं, तो सीधी सी बात है 1-2 दिन बाद आप इस चीज़ को भूल जाओगे। तो आप ना भूलो, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना लो। कुछ समय लेट भी मैं आया हूँ तो इस प्रक्रिया को हम लोग जारी रखेंगे। ये स्क्रीनशॉट के लिए कई बार मैं भूल भी जाता हूँ कि बच्चों को स्क्रीनशॉट भी लेना, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को देखते हो तो मैं इतना टहलता हूँ यहाँ पर कि आप पूरे वीडियो चलते चलते आप इसके प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स बना सकते हो और वैसे भी नोट्स बना सकते हो, समझते हुए अपनी भाषा में अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। बुक की मदद ले सकते हो और भी अच्छा रहेगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ज़रूर बनाने चाहिए और उनको बार बार पढ़ना चाहिए जिससे चीज़ें आपको याद बनी रहें, ठीक है। चलिए, तो भूमि निम्नीकरण हमें समझ में आ गया। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि भूमि निम्नीकरण की जो प्रक्रिया है या कौन कौन से ऐसे कारण हैं, जैसे क्वेश्चन भी सीधे बन सकता है कि भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। तो 4 प्रमुख कारण हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो आप देखोगे मैंने हेडिंग भी बनाई है कि भूमि निम्नीकरण में जिम्मेदार
तत्व, कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, तत्व हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि ज़मीन को हम खराब कर रहे हैं, अच्छी भूमि को, कृषि योग्य भूमि को हम कुछ ना कुछ ऐसा करके उसको हम कृषि के अयोग्य भूमि बना रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, वो है खनन। ठीक है, खनन का मतलब आप सीधे से अच्छी तरीके से समझते होंगे। खनन का मतलब होता है कि मिट्टी की या ज़मीन की खुदाई करना, यानी कि उसके अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं, पत्थर हो गया, चूना हो गया, पेट्रोलियम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ज़मीन से प्राप्त करते हैं। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़मीन को खोद देते हैं, खोद के उन्हें अंदर से बाहर उन चीज़ों को जो हमें ज़रूरत पड़ती है जिनकी, उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है खनन। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर चीज़ें मिलती होंगी, सीधी सी बात है, उन्हीं राज्यों में खनन ज़्यादा होगा या उन्हीं राज्यों में खनन होगा जहाँ पर हमें चीज़ें प्राप्त हो रही होंगी। ठीक है, वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, चाहे सीमेंट के लिए बलुआ पत्थर हो, ठीक है, चीनी मिट्टी के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाहे चूना हो, ठीक है, और पत्थर है। ठीक है, पत्थर में भी अलग अलग वैरायटी होती हैं, कितने प्रकार के पत्थर हैं, उनमें से कोई सा भी पत्थर हो, या फिर पेट्रोलियम मिल रहा हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनके लिए हम खनन करते हैं। तो जहाँ उन राज्यों में ही खनन होगा जहाँ पर हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उनके कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ऐसे ये जो राज्य हैं, इनमें क्या हुआ है कि जो खनन हुआ है, खनन होता है क्योंकि यहाँ से हमें कई सारी चीज़ें, जैसे मध्य प्रदेश से पत्थर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। कई जगह, जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह शायद कहीं सोना भी मिलता है, तो वहाँ पर भी उसकी खदान है। तो क्या हुआ है कि खनन करने के चक्कर में या कुछ चीज़ें प्राप्त करने के चक्कर में हमने क्या किया, उस ज़मीन को खोद दिया और बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया। जहाँ तक वो मिल रही हैं, गहरे तक खोदते चले जा रहे हो, तो ज़मीन की जो क्षमता होती है वो ख़त्म होने लगती है, ख़त्म हो जाएगी। या फिर जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर आप खेती तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो हुआ क्या, तो ऐसे जी ये जो राज्य हैं इनमें खनन तो हो ही रहा है, तो जिससे मिट्टी खराब हो रही, साथ ही साथ एक कार्य और हो रहा है, वो क्या है, वनोन्मूलन। ठीक है, इसको अगर हम संधि विच्छेद यानी कि विच्छेद करेंगे तो हम समझेंगे वन का उन्मूलन। ठीक है, वन प्लस उन्मूलन यानी कि वनों का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, जैसे आपने सुना हो, जब पढ़ा होगा, तो सती प्रथा का उन्मूलन किया फलाने इस प्रथा का उन्मूलन किया। तो उन्मूलन मतलब उसको ख़त्म किया या उसको ख़त्म करने में अपना सहयोग दिया। तो क्या हो रहा है कि भाई जब खोदोगे तो सीधी सी बात है, उस पर पेड़ होंगे, अगर कुछ नहीं हो रहा तो पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे। ठीक, तो पेड़ पौधे क्या हुआ, जब आपने खुदाई किया, खनन किया, तो पेड़ पौधे भी क्या हो रहे हैं, वहाँ पे ख़त्म होते गए। उस एरिया से पेड़ भी आपने सारे के सारे काट दिए। पेड़ों का बड़ा महत्व है हर चीज़ में। आपको अच्छे से पता होगा कि जब आप गांव में जाते होगे तो मेड़ देखी होगी, खेतों के बीच में या खेतों तक जाने के लिए मिट्टी का मार्ग बना होता है, थोड़ा सा ऊंचा, इतना चौड़ा जितना भी हो पाए, उसको मेड़ बोलते हैं। ठीक है, और उस मेड़ पर घास उग जाती है। ठीक है, तो जब घास उस मेड़ पर होती है तो कितनी भी बारिश हो जाए तो मिट्टी का जो बहाव होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, वो बहुत कम हो पाता है या ना के बराबर होता है, और आसानी से उस मेड़ पर हम चल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मेड़ बिल्कुल चिकनी है, उस पर घास नहीं है, तो उस मेड़ पर आपको गड्ढे या छेद जैसे दिखाई देंगे और आप उस मेड़ पर चल भी नहीं पाओगे, और चलने की कोशिश करते हो तो गिरोगे तो है ही, साथ ही साथ मिट्टी भी बहाव में पानी के साथ बह जाएगी। ठीक है, तो वनों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या हुआ, खनन करने में, इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या किया कि मिट्टी को ख़राब तो किया ही, साथ ही साथ हमने वनों को भी काटा, वन भी कम कर दिए हमने, जंगल वहाँ पर पेड़ कम कर दिए, जिससे वन कम हुए, वो तो एक अलग रेशियो है। दूसरी चीज़ इसके साथ ये भी हुई कि मिट्टी का जो कटाव था या मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता थी वो भी कम होती गई। ठीक है, चलिए, इसी में दूसरा पॉइंट है कि खनिज प्रक्रियाएं, कौन कौन सी खनिज प्रक्रियाएं, जैसे कि हम सीमेंट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, चूना पत्थर को पीसते हैं। ठीक है, तो ज़मीन से खनन करके हमने चूना पत्थर निकाला, फिर उसको हमने पीसा, वही पीसा हुआ पाउडर जो होता है वो सीमेंट के रूप में काम आता है। तो भाई उस पत्थर को पीस दिया,
ठीक है। और मृदा मर्तन उद्योग में चूने, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, सेरेमिक वगैरह होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, आपके जो सीट्स हो गई और सिंक वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह, ये जो चीज़ें बनती हैं वो मिट्टी से बनती हैं, ठीक है। सेरेमिक इसको बोलते हैं। अगर कोई पॉलिश्ड कोई चीज़ आपके पास आ रही है चिकनी, तो वो क्या नाम, सेरेमिक उसको बोलते हैं। तो मृदा उद्योग में क्या हुआ, चूने पत्थर का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको खड़िया या सेल खड़ी भी बोलते हैं। तो इसके प्रयोग से क्या हुआ, जब हम इसको भी निकालना है हमको, खनन करके इसको हमने निकाला, और फिर हमने क्या किया, इसको प्रोसेस करते हैं, इसको भी महीन बनाते हैं, और अपने मतलब की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, जिसे हमें चाहिए, वो हमने रख ली, और बाकी की चीज़ों को हम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब पत्थर काटने वाला आपके घर में आता है, तो मशीन लेके आता है, पत्थर को घिसता है तो धूल उड़ती है। धूल वो कुछ नहीं होती है, वो उसी पत्थर के बहुत महीन कण होते हैं, या यूँ कहें कि खड़िया मृदा या चूना या सेल खड़ी के छोटे छोटे कण होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। अब हवा में उड़ गए, वायुमंडल में तैरने लगे। तैरने के बाद आपने सुना होगा कि पहली बरसात में घर वाले मना करते हैं नहाने के लिए कि इसमें ना नहाओ, ये इससे नुकसान होता है। वो सही कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत भाई महीन कण जो होते हैं वो तैरते रहते हैं हवा में, ठीक है। हवा में जब वो तैरते हैं तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो वो कण जो होते हैं बारिश की बूंदों में साथ लग के और वो ज़मीन की तरफ आ जाते हैं। तो वो क्या होगा, जब आप नहाओगे तो वो आपके ऊपर भी गिरेंगे। अब सीधी सी बात है, वो ख़राब कण है, ठीक है, अच्छे नहीं है शरीर के लिए और ज़मीन के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक हैं। तो आपके ऊपर जब गिरेंगे तो फोड़ा फुंसी, आपने देखा होगा बरसात में बहुत ज़्यादा निकल आते, फोड़े फुंसी हो गए, है ना, और भी छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। तो वो तो है ही। तो क्या होता है, ये जो धूल में क्या होता है, ये सब कण जो होते हैं वायुमंडल में धूल में मिल जाते हैं, और धूल में मिलने के बाद क्या होता है, ये बहुत पतले होते हैं। अच्छा, ये आपने देखा हो खड़िया का होता है, एक आपने जैसे काई होती है मिट्टी के ऊपर या पानी के ऊपर काई जैसी लग जाती है, हरी हरी आपने देखी हो, तो जो काई होती है इसी तरीके से ये मिट्टी भी, ये जो चूना पत्थर है जिसका जो धूल के कण जो मिल रहे हैं वायुमंडल में, वो भी इसी तरीके से बन जाते हैं। क्या होता है कि भाई जैसे मान लो ये यहाँ पे बरसा, ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ से बरसे ये कण यहाँ पर तैर रहे थे, और ये कण क्या होंगे, पानी के साथ यहाँ आकर ज़मीन पर गिर गए। गिरने के बाद ये बहेंगे, पानी के साथ बहेंगे, बहने के बाद कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे होंगे तो एक क्या होगा, मिट्टी के ऊपर एक चिकनी परत बना देंगे। आप कई बार मिट्टी पे फिसले होगे तो आपने देखा होगा मिट्टी क्यों चिकनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी चिकनी हो जाती है और इस जगह को ठोस बना देती है। ठोस मतलब इतनी हार्ड नहीं होती कि पत्थर बिछा हो, लेकिन क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी का जो रिसाव होता है ज़मीन के अंदर, उन छिद्रों को, ज़मीन के जो छिद्र होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, और पानी इनके ऊपर से बहता हुआ आगे निकल जाता है। क्या होता है कि पानी ज़मीन के अंदर इस वजह से नहीं पहुंच पाता। तो ये भी बड़ी नुकसान वाली चीज़ है, ठीक है। तो खनन वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अति पशुचारण, ठीक है। पशुचारण मतलब पशुओं का चरना, अति मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ठीक। तो बहुत अधिक मात्रा में अगर पशु चरेंगे ज़मीन पे तो क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं, पशुओं का तो पेट भर रहा, कुछ हो सकता है नुकसान, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी बताया, जो मेड़ का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था कि भाई पशु अगर बहुत ज़्यादा तादाद में चरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे या उनका काम केवल चरने का ही होगा, तो वो यही कार्य करेंगे कि भाई जहाँ जहाँ घास मिलेगी घास ही तो खाएंगे। तो क्या करेंगे, ज़मीन की जो भी घास बिछी हुई है उस घास को वो खा के ख़त्म कर देंगे, और जैसे ही वो घास ख़त्म होगी, मैंने बताया था कि पेड़ों का काम क्या होता है, वो मिट्टी को आपस में बांधे रहते हैं, ठीक है, उन्हें बहने नहीं देते आसानी से। यही काम घास फूस भी करते हैं, जो भी ज़मीन पर जो भी चीज़ उग जाती है वो उस मिट्टी को अपने से बांधे रहती है, और उस बांधने की प्रक्रिया में क्या होता है कि मिट्टी का बहाव नहीं हो पाता और वो एक जगह पर ही बनी रहती है, जिससे उसकी क्षमता भी बढ़ती रहती है। तो जब वो पशु
क्या करेंगे कि मिट्टी की घास जो होगी वो खा लेंगे, तो मिट्टी क्या होगी, जब भी बारिश होगी तो मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह या फिर नदी नालों से होते हुए समुद्र में या नदियों में चली जाएगी। तो ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, वही परत सबसे उपजाऊ होती है, वही परत अच्छी परत होती है। तो उस परत को अगर वो बहा ले जाएंगे तो क्या होगा कि भाई हमारी जो ज़मीन होगी उसकी उर्वरक क्षमता ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और उससे हमारी खेती में नुकसान होगा। कुछ राज्यों के मैंने यहाँ पर आपसे जिक्र किया है कि भाई गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है अति पशुचारण, ये प्रोसेस वहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी कि इन क्षेत्रों में पशुओं को चरने के लिए ज़्यादा स्थान मिलता है और इसलिए ये जो रेशियो है पशुचारण का, जिससे मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जलाक्रांतता। ठीक है, चंद्रकांता आपने एक सुना होगा, ये है जलाक्रांता। ठीक है, चलिए, तो जलाक्रांतता का मतलब है जल की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा देना। ठीक है, देखिए जब लगातार बारिश होती रहेगी फिर पेड़ भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो वो मिट्टी बहेगी। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है जलाक्रांतता में। यहाँ पर क्या है, बारिश का प्रोसेस नहीं है, इन क्षेत्रों में प्रोसेस है कि ये क्या करते हैं कि सिंचाई की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे आपके घर के बगल से या खेत के बगल से नहर निकल गई, अब आपने क्या करना है भैया कि बस वो एक फावड़ा मार के मिट्टी हटानी है, बस पानी खेत में चालू हो गया। तो कितना भरना है, फ्री का आ रहा है, आराम से भर रहा है, कुछ करना नहीं है, पैसे लगने नहीं हैं, तो भैया भरने दो। ठीक है, इसी भरने वाली जो प्रोसेस होती है, इसी में क्या होता है कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी, उर्वरक जो मिट्टी होती है, देखिए हमेशा जब आप अति कर देते हो ना किसी चीज़ की, जैसे ऊपर लिखा था अति पशुचारण, वो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं अति जल भराव। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब होगी तो फिर गलत है ही। अच्छी चीज़ की भी अगर हम अति करते हैं तो वो हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है। ठीक है, कैसे? अब देखिए जो जगह हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में क्या है, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता अच्छी है। ट्यूबवेल हो गया, नल हो गए, नदियाँ हो, नल कह रहे हैं, ट्यूबवेल हो गए, नदियाँ, नहरें हो गई और नदियाँ हो गई। ठीक है, तो क्या है, सिंचाई की जो क्षमता, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी इजी है, इसलिए यहाँ पर क्या है, खेतों में सिंचाई पानी को खुला छोड़ दिया जाता है। खुला छोड़ने का मतलब है कि हमें उसकी चिंता नहीं है कि भरना था भाई इतना 3 अंगुल पानी भर दिया, उसमें 8 अंगुल पानी, अब भर गया तो वो भरा है कुछ दिन तक, फिर वो खेत क्या होगा, उस खेत की क्षमता खराब होती रही, क्योंकि ज़्यादा समय तक गीला रहेगा तो उसके जो कण होंगे ना उपजाऊ वाले, क्योंकि देखिए खेत है, बहुत बड़ी क्षेत्र है, तो ज़रूरी थोड़ी कि बिल्कुल प्लेन हो, कहीं ना कहीं ढलान तो उसका होता ही है, थोड़ा बहुत तो पानी जाके एक साइड भर जाएगा। और जब भाई भरोगे तो एक कोने से आप भरोगे तो देखिए पीछे से खेत भरता हुआ आता है। जैसे मान लो इस कोने से आप भर रहे हो तो इस कोने से खेत भरता हुआ आएगा, तो क्या होगा, यहाँ से पानी जा रहा है तो भाई ये सारा का सारा जो यहाँ से पानी जब जाएगा तो जो भी इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल होगा मिट्टी का, जो भी उर्वरक क्षमता उसकी, जो भी फास्फोरस वगैरह जो भी होता है उसमें, वो सब क्या होगा, एक जगह जाकर जमा हो जाएगा, तो इससे खेत की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये इन प्रदेशों में ज़्यादा होता है, पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इससे क्या होता है, अति सिंचन, यानी कि अति ज़्यादा सिंचाई करना। ठीक है, तो ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। लवणीयता मतलब नमक है ना, तो नमक की मात्रा क्या होती है कि मिट्टी में बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमारी मृदा में क्या हो जाता है, निम्नीकरण। ठीक है, यानी कि मृदा हमारी खराब हो जाती है। ठीक, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, औद्योगिकीकरण। इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे, अगर निबंध भी लिखने को आया तब भी लिख दोगे। ठीक है, कि औद्योग धंधों से किस तरीके से हमारी मिट्टी खराब हो रही है। ठीक है, फिर भी देख लो भाई, औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत होते हैं। आपको पता है, बचपन में शायद आया भी हो, जल प्रदूषण के ऊपर वो लिखिए, तो प्रदूषण में ये सारी चीज़ें हम लिखा करते थे निबंध में। ठीक है, तो जो उद्योग धंधे हैं, जहाँ पर टाइल्स बनते हैं, पत्थर कटते हैं, या गन्ने की मिल हो गई, ठीक है, या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी मिल हो गई, अगर उससे कोई भी पानी बाहर निकलता है या फिर उसमें कुछ कुछ मटेरियल बचता है कचड़ा टाइप में, और फिर सीधी सी बात है, फैक्ट्री है तो कचड़ा तो होगा ही होगा, बचेगा ही। ठीक, तो क्या होता है, इन फैक्ट्रियों से
कुछ फैक्ट्रियों से तो पानी बाहर निकलता है, गंदा पानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे गन्ना मिल की बात करें तो गन्ना मिल से बहुत ज़्यादा गंदा पानी और बहुत ज़्यादा खतरनाक पानी निकलता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, कहीं मैंने सुना था कि वो बगल वाले खेत में क्या किया उन्होंने, पहले तो एक उसके किनारे से एक नाली कर दी उन्होंने चौड़ी बम्बा टाइप में, उसी में पानी आगे जाया करता था, आगे जाके नदी में मिल जाता था। लेकिन किसी दिन किसी गलती से किसी ने क्या किया, या किसी शायद किसान ने ही वो गलती कर ली कि वो नाले बम्बे का पानी गंदा वाला अपने खेत में काट दिया, तो खेत में भर गया, तो वो खेत जो है पूरा बंजर हो गया, यानी कि उसमें फिर फसल असल नहीं हुई काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वो इतना गंदा पानी होता है जिससे क्या होता है, खेत की उर्वरक क्षमता जो भी है वो उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर जल निकलता है तो ये समस्याएं। और अगर अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कुछ वैसा मटेरियल निकलता है जिसको कूड़ेदान में जब कूड़े की तरह फेंका जाए, बचा हुआ मटेरियल, ठीक है, तो वो जिस मिट्टी पे पड़ेगा, ज़रूरी थोड़ी कि आप खेत में ही डालो, भाई खेत में तो कोई डालने नहीं देगा, तो जो बचा हुआ एरिया उस मिट्टी पर जब आप डाल देते हो, जो आपने देखा होगा कूड़े कचरे के ढेर अगर आपने शहर में कहीं देखे होंगे, तो उस मिट्टी को आप कभी भी जज करना, वहाँ आसपास कहीं तुम्हें घास का तिनका भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को सब, क्योंकि देखिए जो हरा जो जैसे केले के छिलके, फल फ्रूट के छिलके आपने वहाँ पर डाल दिए, तो ये तो फ़ायदेमंद होते हैं ज़मीन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डालते हैं, उनके छिलके तो कम ही होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डाल देते हैं जिनसे हमारी मिट्टी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। क्लियर हो गई? तो ये 4 पॉइंट थे। खनन है, अति पशुचारण है, जलाक्रांतता और औद्योगिकीकरण, जिससे हमारी भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मैंने बता दिया है कि अब आप चाहे एक इस पे लॉन्ग आंसर भी बना सकते हो। हर चीज़ की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से। ठीक है, चलिए तो अब उपायों की बात कर लेते हैं कि भैया हमें उपाय क्या क्या करने चाहिए, या क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, या क्या क्या और बना सकते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला उपाय देखिए, सबसे ऊपर लिखा है वनारोपण, यानी कि वन को रोपना। रोपने का मतलब वन लगाना। वन तो लगाओगे नहीं, पेड़ ही तो लगाओगे, तो पेड़ लगाओ इतने ज़्यादा कि वन बन जाए, जंगल बन जाए। ठीक है, तो वनारोपण यानी कि पेड़ों को लगाकर हम इस जल्दी तो हम क्या कर सकते हैं भाई समोसे आ गए हैं, जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया वन रोपण है ना, यानी कि पेड़ों को लगाकर हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मिट्टी का कटाव को रोक सकते हैं, और हम अपनी मिट्टी को अच्छा भी कर सकते हैं कि पेड़ों से क्या होती है, मिट्टी की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, क्योंकि उसके पत्ते टूटते हैं, जब मौसम आता है पीले पत्ते टूटते हैं, वो खाद का काम करते हैं हमेशा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 2, चरागाहों का उचित प्रबंधन। जो भी चरागाह हैं उसको एक सीमित मात्रा में किया जाए, या कुछ एरिया फिक्स किया जाए कि यहाँ पर ये चारण क्षेत्र है, यहाँ पर आप चराइए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो उसको सीमित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे शहर में या पूरे देश में जानवरों को या उनको खुला छोड़ दिया, जहाँ उनका मन हो रहा वहाँ मुँह मार रहे हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र को हमें सीमित करना चाहिए, उनका सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा, पशुचारण नियंत्रण। सेम बात है, जो ऊपर वाली है वही नीचे वाली है। पशुओं के चरने पर हमें नियंत्रण लगाना चाहिए। अब भैया जैसे अभी अपने यूपी में गौशालाएँ खोली गई हैं, ऐसे भी कार्य हो सकते हैं आराम से कि जो भी लावारिस पशु सड़कों पर या कहीं टहल रहे हैं उनके लिए उचित प्रबंधन किया जाए, और वहाँ पर कुछ आदमियों को रखा जाए, डॉक्टर्स को रखा जाए। डॉक्टर को ज़रूर रखा जाए, क्योंकि इतने सारे जब जानवर एक जगह पर रहते हैं तो उनके बीमार होने, जैसे एक बीमार हुआ तो वो सभी जानवरों को फिर बीमार कर देगा। तो डॉक्टर भी होने चाहिए, 2-3 आदमी वहाँ पर काम करने के लिए भी होने चाहिए, जो कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और उन चीज़ों का हम उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे मान लो गौशाला खुली है तो गाय हैं वहाँ पर, तो गाय जो दूध देती हैं तो उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो यानी कि एक गौशाला का खर्चा तो वो गायों से निकल भी आएगा, तो सरकार को उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब शुरू करने के बाद फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्हें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, रक्षक मेखला। ठीक है, रक्षक मेखला का मतलब होता है कि भैया एक लाइन में पेड़ों को लगा देना। ठीक है, ये रक्षक मेखला कहलाती है। ठीक है, ऐसे करके भैया एक लाइन में हमने क्या किया, वृक्षों की कतार लगा दी। तो वृक्षों की कतार लगाने से क्या भाई, वृक्षों से ही फ़ायदा हो रहा, तो वृक्षों की कतार लगा देंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। छांव फल फ्रूट तो हमें मिलेंगे ही, उसके साथ साथ हमें मिट्टी की जो क्षमता और मिट्टी का जो कटाव है उससे भी हमें रोकने में मदद मिलेगी। तो रक्षक मेखला बना सकते हैं। नंबर 5,
रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाना। जो रेतीले कांटे होते हैं, जैसे राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ रेत है, वहाँ पर क्या रेत की जब हवा चलती है तो रेत उड़ के किसी एक जगह जब हवा उसको इकट्ठा कर देती है तो टीला सा टापू सा पठार टाइप में बन जाता है। तो जो पठार बन जाता है तो उस एरिया में उसमें होता क्या, चूँकि जब हवा आएगी तो ऊपर की परत ही तो उठाएगी, ठीक है, और ऊपर की ही परत हमारी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो ऊपर की परत उसने उपजाऊ परत को उठाया और एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, तो जहाँ पर वो पठार बना वो कैसा रेत हो जाएगा या कैसी मिट्टी हो जाएगी, वो उपजाऊ होगी। तो वहाँ उस ऐसी जगह पर हमें क्या करना है, अब चूँकि राजस्थान है तो कटीले पेड़ पौधे ही वहाँ पर हो पाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी वहाँ पर चीज़ें हो पा रही, अब ऐसा तो नहीं शीशम या आम का पेड़ वहाँ लगा लोगे तो चल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ कैक्टस वगैरह ही लगाना पड़ेगा, कांटेदार ही वहाँ पर चीज़ें या वृक्ष वहाँ पर हो पाते, तो उन्हें लगाकर हमें उन टीलों का जो है, अब भाई फिर से हवा आएगी तो उस टीलों को काट देगी, है ना, फिर उड़ा देगी, तो वो ना उड़े, वो ना बर्बाद हो, वहाँ बना रहे और उसका हम कुछ फ़ायदा ले पाएँ, इसलिए वहाँ पर कटीले जो झाड़ियाँ हैं उन्हें हमें लगाना चाहिए, जिससे हम कटाव को रोक पाएँ। नंबर 6, खनन पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ये तो हमें करना ही करना चाहिए, क्योंकि खनन से ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने बताया कि खनन और औद्योगिकरण मिला के 80% नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये दोनों तो 20, 15, 16% में ही हैं, ठीक है। तो खनन पर नियंत्रण हमें करना चाहिए, बेकार का खनन नहीं होना चाहिए, जैसे मोरम बालू ये सब निकालने के लिए एकदम अनियंत्रित हो जाता है आदमी, क्योंकि आदमी को तो क्या चाहिए, लालच। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भैया पेट भरने के लिए हमारे पास तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो लोग जो पेटी भरने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए इस पर रोक लगानी या फिर इसको नियंत्रित रखना ज़रूरी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खनन किया जाए, ठीक है। नंबर 7, औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जन। जो उद्योगों से गंदा जल निकल रहा है उसको हमें फर्मेंटेशन करना चाहिए, यानी उस जल को हमें स्वच्छ करना चाहिए, उसके बाद ही उसको हमें आगे नदियों में, नालियों में, जहाँ भी हम बहाते हैं वहाँ पर हमें बहाना चाहिए। बिल्कुल गंदा पानी बिल्कुल काला पड़ जाता है, उस पानी को हमें डायरेक्टली नदियों में नहीं बहाना चाहिए, जिससे मिट्टी ख़राब होगी और नदियों का पानी भी दूषित हो जाएगा। नंबर 8, इसके जैसा ही है, औद्योगिक अपशिष्ट का पूर्ण निरावेशन तथा नष्ट करना। तो उद्योगों में जो अपशिष्ट बचते हैं, जो कचरा बचता है, उस कचरे को हमें पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो और कोई नुकसान पर्यावरण को या भूमि को या किसी इंसान को, किसी को भी ना पहुंचाए। आप कोई भी ख़राब चीज़ ऐसी सड़कों पर अगर खुली फेंक देते हो, जैसे आजकल मास्क चल रहे हैं, आपने लगाया, आपका ख़राब हुआ, आपको लगा, आपने ऐसा उतारा, ऐसा करके फेंक दिया, तो जैसे ही आप फेंकते हो तो वो भी एक नुकसानदायक चीज़ है, क्योंकि अगर उसको कोई जानवर खाएगा और कुछ बैक्टीरिया अगर आपके हुए बीमारी के, तो वो उसको भी लग सकते हैं। तो आपको उसको बिल्कुल डिस्पोज कर देना चाहिए, अच्छे से फाड़ के महीन महीन टुकड़े उसके करके, और आपको उसको फेंकना चाहिए, जिससे कि कोई उसको खा ना पाए, ठीक है। तो यही काम औद्योगिक अपशिष्ट का भी हमें करना है। नंबर 9, नमी संरक्षण तथा खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहिए। नमी संरक्षण यानी कि जब आप पेड़ पौधे लगा लोगे तो जो बारिश होती है, तो बारिश से क्या होता है, पानी रुकता है, पेड़ों की वजह से मिट्टी पे पानी रुकता है, धीमे धीमे अंदर छन छन के जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, नमी बनी रहती है। तो नमी का संरक्षण हमें करना चाहिए। अगर नमी होगी मिट्टी में तो हवा के साथ आसानी से वो कण उड़ेंगे नहीं। और दूसरा, खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहिए। खरपतवार का मतलब होता है घास फूस, झाड़ियाँ, जो ऐसे पौधे और घास फूस जो ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे बेल हो गई, लौकी, तुरैया, इन सब की बेल हो गई, तो इन सब का हमें नियंत्रण करना चाहिए, इन सब पर, कि ये सब चीज़ें बनी रहें यहाँ पर, और ये जो है समस्याएं हमारी, जो भूमि निम्नीकरण की समस्या है, उससे हमें निजात मिले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर को पढ़ने में। आगे हम लोग इस क्लास को और कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। और शुरुआत में मैंने जो समय दिया था 4-5 सेकंड का, तो उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिया गया था, और तो आप ले लीजिएगा, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, मन से पढ़िएगा। जितने मन से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ही मन से आप भी पढ़ें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।